नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था। आज दिल्ली में पुराने समाजवादियों को साथ मिलाकर बनने वाले जनता परिवार के विलय की आधिकारिक सूचना होनी थी, लेकिन यह ऐलान आज भी टल गया। बताया जा रहा है कि अब ये बैठक एक हफ्ते बाद होगी। क्या आज की बैठक का न हो पाना विलय से पहले ही दिख रही दरारों का संकेत है या फिर कुछ और ही बात है? इस कार्यक्रम में हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि अगर ये पार्टियां एक साथ मिलकर एक परिवार बनाती हैं और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो किस तरह के राजनीतिक समीकरण बनेंगे और कैसा होगा बिहार का राजनीतिक भविष्य। साथ ही चर्चा होगी कांग्रेस पार्टी पर भी, बिहार में कांग्रेस पार्टी पर देश की राजनीति के लिए किस तरह के संकेत होंगे, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे स्टूडियो में बैठे खास मेहमानों के जरिए। हमारे यहाँ स्टूडियो में यहाँ पर 3 वो खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 25-30 सालों में जो राजनीति है देश की वो बदलते हुए देखी है, बिगड़ते बनते देखी है। मेरे साथ नीलाभ मिश्रा मौजूद हैं जो कि एडिटर हैं हिंदी आउटलुक के। दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मौजूद हैं, इस पूरी पट्टी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वो यहाँ की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। साथ ही मेरे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर पुरुषोत्तम अग्रवाल मौजूद हैं जो पूरी हिंदी बेल्ट के साथ साथ पूरे देश की राजनीति पर निगाह उनकी रहती है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बार बार ये दरारें जो है हमारे सामने आ रही हैं, घोषणा क्यों टल रही है, किसको कितना फायदा और नुकसान नजर आ रहा है फिलहाल। इसके अलावा मेरे साथ कुछ राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। पवन वर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से जेडीयू के, और साथ ही मेरे साथ जल्द ही जयप्रकाश नारायण यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी से, लोकसभा से, वो भी जुड़ जाएंगे। ये दोनों लोग मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जाहिर है आज का दिन काफी मसरूफ, काफी बिजी दिन था इन पार्टियों के लिए। आज ये बैठक होनी थी जिसके लिए तमाम नेता शहर में भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बैठक क्यों नहीं हो पाई हम जानने की कोशिश करेंगे। पवन वर्मा जी, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सबसे पहले आपसे ही मैं ये जानना चाहूंगी कि आज पूरे देश की मीडिया की निगाहें इस बात पर थी कि आज के दिन तो विलय की घोषणा हो जाएगी, नया नाम मिल जाएगा, नया चुनाव चिन्ह भी हो सकता है घोषित हो जाए, लेकिन ये सब कुछ न हो सका। आशा जी, मैं समझता हूं कि शायद अपेक्षाएं यथार्थ से आगे थी, क्योंकि विलय की तो घोषणा हो चुकी है, ये विलय का ऐलान हो चुका है, ये हमारा लक्ष्य है। पर विलय के लक्ष्य को पाने के लिए उसमें कई बातों पर चर्चा होना जरूरी है, और जब 6 पार्टियां एक साथ मिलती हैं तो उनमें वक्त लगता है। तो इसलिए अगर विलय में कोई विलंब है या इस वक्त अगर उसकी घोषणा नहीं हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पार्टी का विलय के प्रति कोई घटता हुआ कोई घटती हुई दिलचस्पी है। पर इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि ये सारी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के इस जो बीजेपी सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ लड़ेंगी, और खास तौर से आप इसमें बिहार में उसका प्रदर्शन देखेंगे। जी पवन वर्मा जी, आपकी बातों से काफी आत्मविश्वास झलक रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि धुआं वहां होता है जहां आग होती है। लेकिन ये बताइए फिलहाल कि हो सकता है कुछ चीजें बड़ा चढ़ाकर कही जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी बात ये हो रही है कि जीतन राम मांझी को लेकर, खासकर उनके आने को इस परिवार में वो आए या ना आए, इसको लेकर काफी विवाद है। नीतीश कुमार नाराज हैं। देखिए, जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार से नाराज हैं और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की है तो वो एक फैक्टर हुआ इलेक्शन में, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो देखने की बात है। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि वो परिवार का हिस्सा बने। हाँ, अगर वो परिवार के हिस्सा बनते हैं तो वो अलग बात है, अगर नहीं बनते हैं तो उसका प्रभाव देखने की बात है। पर मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जेडीयू, आरजेडी और मैं उम्मीद रखता हूँ कांग्रेस, एनसीपी और जो वामपंथी पार्टी है वो एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ेंगी और कामयाब भी होंगे। जी मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फोन लाइन पर बने रहें, या मेहमान मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है, मैं चर्चा उनके साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नीरज जी, आप किस तरह से पढ़ रहे हैं उनकी बात को, जो वो कह रहे हैं? आत्मविश्वास तो है, जाहिर है होना भी चाहिए, मंझे हुए नेता है वो, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इन लोगों के बीच मसले 2 हैं। विलय का जो मसला है वो एक अलग मसला है और बिहार में 7 चुनाव लड़ने का अलग मसला है। और विलय कैसे होता है और किन शर्तों पे होता है, यह इस पर भी निर्भर करेगा कि बिहार में कैसे चुनाव लड़ते हैं और उसके नतीजे क्या आते हैं। उसके नतीजे अगर आएंगे इनके पक्ष में, अगर 7 चुनाव लड़ पाए, और मुझे लगता है कि अगर नीचे के स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच अगर एक तालमेल बना तो संभवतः ये काफी अच्छी हालत में ये पार्टियां होंगी। लेकिन और अगर उसके नतीजे आएंगे
तब ये राष्ट्रीय स्तर पे विलय और फिर एक ब्लॉक बनाने की बात हो सकती है। और मेरे ख्याल से उसका अभी इंतजार जो बाकी राज्यों में जो घटक हैं पुराने जनता परिवार के, संभवतः वह बिहार के नतीजों का इंतजार करेंगे कि बिहार में नतीजे कैसे आते हैं और बिहार में क्या तालमेल होता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता लेकिन है। नतीजों से पहले क्या साथ में चुनाव लड़ पाएंगे? साथ में मेरे ख्याल से जो मुझे बातचीत से जो संकेत मिल रहे हैं और जो सार्वजनिक बयानों से संकेत मिल रहे हैं, और कल जैसे लालू यादव भी दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रमों में थे, अंततः तो संभवतः साथ लड़ेंगे। और लेकिन उसके पहले ये कुछ पोस्चरिंग होगी, कुछ ये होगा, कुछ बार्गेनिंग होगी, सौदेबाजी होगी कि भाई सीटों के बंटवारे का भी तो सवाल है, किसको कितना और आगे किसकी हैसियत क्या होगी वह सवाल भी है। लेकिन अभी एक बात साफ है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते जो मुझे बाकी इनसे जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये लोग चुनाव में उतरेंगे। और हाँ, बाकी चीजें हैं, अगर जीतन राम मांझी उधर से अलग हुए हैं तो इधर से पप्पू यादव भी अलग हुए हैं आरजेडी से, और अभी आगे आगे कुछ और भी समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। लेकिन पिछले अगले एक आध महीने में सवाल यह है कि क्या वह जो अंडरस्टैंडिंग है, वह अंडरस्टैंडिंग एक स्तर पे मतदाता का जनाधार का जो इनका कंफ्यूजन है उसे दूर करेगी। मसलन अल्पसंख्यक जो हैं, अगर ये साथ लड़ते हैं तो उनका कंफ्यूजन दूर होगा, कुछ हद तक खाने में चले जाएंगे। हाँ, कुछ हद तक पिछड़ों का भी कंफ्यूजन दूर होगा। लेकिन कार्यकर्ता तक, जमीनी स्तर तक अगर नहीं हुआ, तब यह है कि स्थानीय स्तर पर अलग अलग इंटरेस्ट प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, होड़ कर सकते हैं, और उसका नुकसान उस सीमा तक उमलेश जी, क्या आपको लग रहा है, वो कह रहे हैं कि विलय तो हो चुका है लेकिन बिना आधिकारिक घोषणा के, पहली बात तो क्या ये बात इतनी पुख्ता तरीके से मान ली जाए? दूसरी बात ये कि क्या ये मामला जिस तरह से कह रहे हैं नीला मिश्रा की, ये मामला सिर्फ और सिर्फ सीटों के, यानी कि जीतन राम मांझी का नहीं है बल्कि सीटों के बंटवारे का भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहली नजर में कि मामला अट गया है मांझी के ऊपर? नहीं, देखिए, मांझी अभी बड़े फैक्टर नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, वो तो बाद में होगा अगर होगा तो। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर विलय हो गया है तो ये सारा जो चल रही है चीजें वो क्यों, आई मीन विलय के बारे में समीक्षा जाहिर की गई, एक ऐलान हुआ, लेकिन विलय की जो प्रक्रिया, जो राजनीतिक सांगठनिक प्रक्रिया है, वो तो बिल्कुल अंजाम तक नहीं पहुंची, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बीच में राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुलायम सिंह यादव जी के चचेरे भाई हैं, उनका बयान आया। इस बीच में स्वयं मुलायम सिंह जी का भी बयान आ गया कि हम देख रहे हैं, हम जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करेंगे। अखिलेश यादव और अन्य जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो बहुत अहम हैं इस पूरे खानदान में, उनकी बहुत सारी बातें छन छन के आती हैं। तो विलय जैसी कोई चीज अभी नहीं हुई है। विलय की एग्जैक्टली विलय की इच्छा है, विलय के बारे में एक तुरंत ऐलान हो गया ऑल ऑफ सडन। देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजें हैं जो ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, और मुझे जुमला याद आ रहा है, कितनी नाव में कितनी बार। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग फिर इस जुमले को बार बार कहें और बार बार आप अलग हों। मुझे लगता है कि बिहार का चुनाव और इन पार्टियों का विलय दो अलग अलग चीज है। सबसे बड़ी जो तात्कालिक जरूरत है इस वक्त इस तरह के दलों को, जो ये लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सत्ता का नेतृत्व करने से एक नई चुनौती आई है देश के डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म के लिए, तो बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में इस वक्त लालू प्रसाद का दल और नीतीश कुमार का दल दो बड़े घटक हैं जो सेकुलर फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन है। तो वहां अगर ये मिलकर लड़ते हैं और दूसरे दलों को भी, जिसके बारे में लालू प्रसाद ने कल एबीपी के कार्यक्रम में कहा कि हम सीपीआई को भी लाएंगे, सीपीएम को भी लाएंगे, एमएल को भी लाएंगे, कांग्रेस को भी लाएंगे, एनसीपी को भी लाएंगे, तो इस तरह का एक बड़ा फोरम, बड़ा फ्रंट बनता है, गठबंधन बनता है। तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने, बिल्कुल लिया उन्होंने, सबका नाम लिया। तो कांग्रेस हालांकि बिहार में बहुत छोटा, हाँ, उसका कोई बड़ा वो नहीं है, हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी लेना चाहते हैं ये लोग। तो ये बिहार के चुनाव के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग मिलकर लड़ें, या तो वो मर्ज कर जाए नीतीश और लालू, या अलग अलग रहते हुए दलों के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाए। और दूसरी बात है कि इन दलों का, जो सभी 6-7 दल हैं, इनका एक राष्ट्रीय स्तर पर विलय हो। तो ये दोनों अलग अलग डीलिंग किया जाना चाहिए था। दुर्भाग्य यह है आरपा कि ये जो दल हैं, इन्होंने बिहार के चुनाव और विलय की प्रक्रिया को दोनों को एक मान लिया, और जबकि विलय जैसी कोई स्थिति कम से कम इन दलों में नहीं है।
मुलायम सिंह यादव की पार्टी, उनके तमाम नेताओं के का जो मिजाज, जो मानस है, राजनीतिक सोच, उत्तर प्रदेश का जो है, जो टेम्परामेंट है, वो बिहार से बिल्कुल नहीं मिलता। बिहार में हालात दूसरे हैं, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल दूसरे हैं। दोनों के सोच में इतना फर्क है, अगर आप देख लीजिए इस पार्लियामेंट में ही। उमले जी, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। मैं आपकी तरफ भी आती हूँ पुरुषोत्तम जी, लेकिन उनकी तरफ चले जाते हैं एक बार पवन वर्मा जी की तरफ। पवन वर्मा जी बताइए कि दोनों जो यहाँ पर वरिष्ठ एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं कि शायद एक कंफ्यूजन की स्थिति जो बन रही है, क्या आप इस पर जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं उनसे असहमत नहीं हूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब विलय का ऐलान हुआ है तो उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें कोई समय लगता है। अब इस वक्त बिहार के चुनाव हमारे सामने हैं, आज भी विलय हमारा लक्ष्य है और हम मानते हैं कि ये देश के हित में है, क्योंकि जितनी सेकुलर फोर्सेज हैं, जितने नॉन बीजेपी फोर्सेज हैं, उनका एकजुट होना वही एक चुनौती। जी, और इस वक्त हमारे साथ एक दूसरे खास मेहमान जयप्रकाश नारायण यादव भी मौजूद हैं, जो कि आरजेडी के नुमाइंदे हैं। जयप्रकाश जी, बताइए कि फिलहाल यहाँ आप जो बैठे हुए हैं वरिष्ठ लोग, उनकी बातों को सुन रहे थे, क्यों ऐसा लगता है अभी तक कि एक तरह की नर्वसनेस है, एक तरह की वो समझ पैदा नहीं हो पाई है, जिसमें एक परिवार एक साथ बैठकर जब ये इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो एक साथ आना चाहता है एक राजनीतिक मंच पर, तो क्यों नहीं इसका ऐलान भी हो जाए? आज का दिन भी बिना कुछ दिए चला गया। देखिए, सबसे पहले तो कोई नर्वसनेस का मामला नहीं है और हम अपने कदम को बढ़ा करके एक सामूहिक निर्णय पर पहुंच गए और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जनता परिवार का सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाए और पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष बनाए और सारा शीर्ष जो है नेतृत्व ने एक होकर के आदरणीय मुलायम जी पर भार दिया है। हमारा कदम बढ़ चुका है और कदम बढ़ चुका है जो सेकुलर ताकत है उसके लिए, जनता परिवार के एका के लिए, प्रोग्रेसिव जो ताकत है उसको एक करने के लिए, और वो टारगेट साफ है जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के आवाम को, इस देश के नौजवान को, इस देश के किसान को, सबको जो है सब्जबाग दिखा करके उसको ठगने का काम किया और एक साल में जिन बातों का वचन दिया था चुनाव में, सारे वचनों से यू टर्न हो गया। आप कहेंगे कि उसी को हम दोहरा रहे हैं कि काला धन लाएंगे और 15.5 लाख रुपए हर के खाते में पहुंचाएंगे। आपसे जानना चाहेगा देश के एक साल में आपने नहीं, वो बातें ठीक है, बातें हम समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन समझना यहाँ पे ये भी जरूरी है, जिस तरह से उर्मिलेश जी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव जो कि फौरी जरूरत है और विलय जो है जनता परिवार का, इन दोनों शायद मुद्दों को मिक्स करने की, मिलाने की जो कोशिश है वो खतरनाक हो सकती है। देखिए, खतरनाक, हम जनता परिवार एकता के और हमारी जो है गाड़ी बहुत तेजी से निकल करके एक जल का स्वरूप ले लिया और उसमें कोई अंतर नहीं है। हम एकता के रूप में आगे बढ़ चुके हैं और हमारे नेताओं का व्यू और जो है उनका दिल और दिमाग इस मामले में एक है और उसमें एकता में जो है कहीं से उसमें कमियां नहीं आ रही है। 2 दिन विलंब हो सकता है, 4 दिन विलंब हो सकता है, वो तो एक अलग चीज है ये तो, लेकिन हम जो है एक होकर के, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी नंबर 1, जो समाजवादी हमारा घर है उसको एक करना, पहला लक्ष्य, और एक करके जो समाज का अंतिम जन है और जो सेकुलर ताकत है उसको बढ़ाना, और दूसरा हमारा लक्ष्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में अलार्मिंग सिचुएशन पैदा किया है और खंड करने के लिए जो उसके नेताओं का लगातार एक साल में बयान आया है, क्या इसी अच्छे दिन के लिए भारतीय जनता ठीक है जयप्रकाश जी, उम्मीद भी आपसे ये की जा रही है कि एक बेहतर ऑल्टरनेटिव जो है वो देगा ये परिवार, लेकिन देखना ये होगा कि जनता को कब तक इंतजार करना है। आप प्लीज फोन लाइन पर बने रहिए। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी कह रहे हैं कि बहुत बड़े मकसद के तहत ये परिवार सामने आ रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर बातें इधर उधर हो रही है। देखिए, असल में दिक्कत यह है कि जो लोग आशंकित है या चिंतित है वो इनके इतिहास को देखते हुए चिंतित है। समाजवादी पार्टियां कितनी बार एक हुई हैं, कितनी बार टूटी हैं, कब उनका क्या नाम रहा है, ये याद रखना भी साधारण आदमी के बूते का रोग नहीं है और कब कौन नेता कहां चला जाए और क्या इशू बना के चला जाए भगवान जानता है। असल में दिक्कत यह है और ये मुझे बहुत रोचक लगता है, समाजवादी पार्टी इस समय मुख्य रूप से हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई खास प्रभाव क्षेत्र नहीं है, लालू जी का और नीतीश जी का उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रभाव क्षेत्र नहीं है,
सिद्धांततः देखा जाए तो इस कारण विलय बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक दूसरे की जमीन पर काबिज होने की कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन ठीक इसी कारण बाधा पड़ रही है, ठीक इसी कारण बाधा पड़ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों को यह लगता है कि हमारे अपने क्षेत्र में इस विलय से हमें क्या लाभ होगा। यानी मुलायम सिंह के परिवार में जो लोग विलय को लेकर के बहुत उत्साहित नहीं है, उनकी चिंता यह है कि भाई अगर नीतीश कुमार जी साथ आ गए तो यूपी में हमें क्या मिलने वाला है। और नीतीश कुमार के जिन लोगों के मन में कुछ शंका है या नहीं है, भगवान जाने, उनका कैलकुलेशन भी यही है कि ये साथ आ गए तो उससे हमें क्या लाभ होगा। तो इन पार्टियों का कैलकुलेशन क्या था समाजवादी पार्टी को लाने का? नहीं, देखिए, इनका कैलकुलेशन जो है ना, ये दो चीजें एक साथ करना चाहते हैं, और वो मैं नहीं समझता कि उसका बिहार के चुनाव से संबंध नहीं है, संबंध है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक मैसेज देने की जरूरत है इन पार्टियों को। जिस चीज की ओर मैंने इशारा किया कि ये लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित, और पिछले एक साल में जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने किया, और लोकसभा चुनाव में सभी अपेक्षाओं के विपरीत बिहार में एक तरह से इन सारी ताकतों का सूपड़ा साफ कर दिया, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी को मेरा ख्याल है कुल 5 या 4 सीटें मिली, और कांग्रेस को 2, और बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी को। तो ये सब पृष्ठभूमि अगर आप ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं इस जनता परिवार को ये संदेश अपने कार्यकर्ता को, अपने वोटर को देना जरूरी है कि हम एक होकर के भाजपा के खिलाफ खड़े हुए, और वो संदेश संभवतः अलायंस से उतने स्ट्रांगली नहीं जाता जितना कि विलय से जाता है। मुझे लगता है कि सोच ये थी, इसलिए इन्होंने विलय को और बिहार के चुनाव को जोड़ दिया। सही किया गलत किया वो अलग बात है, लेकिन ये चाहते हैं कि एक संदेश जाए जनता के बीच में कि हम सांप्रदायिकता के विरुद्ध, भाजपा की नीतियों के विरुद्ध हम एक होकर के लड़ने जा रहे हैं। और देखिए, इसका प्रमाण ये है कि हम विलय करने जा रहे हैं। लेकिन उस विलय को लेकर के मिसाल के तौर पर मुलायम सिंह जी के यहाँ से जो आपत्ति आई रामगोपाल जी की, उधर से वो लालू यादव ने जो एक मांझी जी वाली सुरसुरी छोड़ दी, जो जाहिर है कि नीतीश कुमार जी के लिए इरिटेटिंग है काफी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज है मन में ये कि बिहार का चुनाव मिलकर अगर लड़ भी लेंगे और जीत जाएंगे तो विलय नहीं, देखिए, विलय ना होने की स्थिति में रास्ते खुले रहेंगे। विलय हो जाने की स्थिति में फिर एक तरह का संकट खड़ा होगा। मुझे लगता है कि इन कंफ्यूजन से निकलने की कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी नजर आ रही है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन इस कॉन्फिडेंस की कमी को मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। नीलाभ जी की ये बताइए, फिलहाल दलितों की अगर तादाद देखें तो 23-24% दलित है वहां पर, और यादव जो है 15% है। फिलहाल जीतन राम मांझी को लाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं इस एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा है कि दलित पता नहीं हमारे साथ हैं या नहीं है, या मांझी अगर आएंगे तो दलित वोट भी आ जाएगा, जो बीजेपी की भी एक कोशिश थी। क्या आपको लगता है कि एक तो मांझी की बात तो जरूर है, पप्पू यादव, दूसरी महत्वपूर्ण बात पप्पू यादव को लेकर भी है कि कहीं ना कहीं आरजेडी के बाहर जाकर भी वो जिस बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जितना उनका पब्लिक सपोर्ट नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है ये भी एक थ्रेट की तरह है? देखिए, मैं इसको नीतीश और लालू के बीच की पोस्टरिंग नहीं मान रहा हूँ। जीतन राम मांझी, ये लालू ने अगर रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो अपना घर दुरुस्त करने के लिए ये किया है। वह यह कि पप्पू यादव अलग हुए हैं, और यह पप्पू यादव को संदेश है कि तुम जिसके साथ जा रहे हो हम तो उसको को ला सकते हैं। तो यह यादव वोटों में जो सेंधबाजी हुई, जो सेंधमारी हुई लोकसभा चुनाव में बिहार में, यह उसको रोकने की कोशिश है। और पप्पू यादव का ठीक है, पूरे बिहार में प्रभाव नहीं है, लेकिन से लेते हैं आप उन्हें, पप्पू यादव को? मैं गंभीरता से लूं या न लूं, एक खास क्षेत्र में एक खास क्षेत्र में जो कोशी का क्षेत्र है, वहां पप्पू यादव का एक जनाधार है, और वो उस क्षेत्र में, अब देखिए, ये चुनाव ऐसा है जहां 4-4, 5-5 सीटें मायने रखेंगी, हर सीट मायने रखेगी। तो उस सीट में वो कोई रिस्क नहीं ले सकता कहीं भी। तो नहीं, देखिए, मैं जो पहलू है सीटों का, उस इलाके को मैं देखता हूं और देखता रहा हूं, जाता रहा हूं। पप्पू यादव एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन के तौर पे आज की स्थिति में इस स्थिति हैसियत में नहीं है कि वो नीतीश और लालू के बीच जो गठबंधन हो रहा है या जो विलय हो रहा है, जो भी हो, उसमें वो लालू के खिलाफ वो खड़े हो सके उस सोशल सेगमेंट में जिसके वो नेता रहे हैं लालू यादव। आज की तारीख में वो बहुत छोटे किरदार हैं, यहां तक कि जिस मधेपुरा सहरसा में उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वहां पर ताकतवर हैं, वहां जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार की पार्टी में जो अभी बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, वो उस पूरे कोसी बेल्ट के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। दिल्ली प्रेस को या दिल्ली के मीडिया को नहीं मालूम है कि
कितने बड़े बड़े नेता वहां हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको यादव राजनीति का पुरोधा माना जाता है, जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी के अनेक यादव नेता बहुत टॉप पॉलिटिशियन हैं, उसमें राजस्व मंत्री जो हैं वो स्वयं उसी इलाके के और हैं। इसके अलावा एक और अहम बात ये भी है उमेश जी, कि पिछले लोगों के सामने वक्त 3 मिनट बचे हैं। पप्पू यादव जी जो हैं, उनकी जो इमेज है वो कभी भी मैं नहीं समझता कि जो एक डेमोक्रेटिक सेकुलर पॉलिटिक्स बिहार में है उसमें वो कोई बड़ा किरदार निभा पाएंगे। पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन भाजपा, यहाँ भाजपा का फैक्टर हम भूल रहे हैं, क्योंकि भाजपा के साथ कोशी में एक बड़ा वोट है, एक खास जो प्रतिक्रिया का वोट है, पिछड़ों की प्रतिक्रिया का जो अगला वोट है, वो भाजपा के साथ वहां है, और उसमें कुछ सीटों पर मिलकर के पप्पू यादव एक शरारत वहां पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा जयप्रकाश जी, अगर आप फोन लाइन पर हैं तो एक अहम बात यह भी है कि जिस तरह से अगर देखें अगर लालू यादव को, तो वो भी यादव वोट भी उनके साथ उतना इंटैक्ट नहीं है, उतना जुड़ा हुआ नहीं है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव को कोई भी पैमाना माना जाए, 4 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं बीजेपी से, उन 4 सीटों पर आरजेडी के नुमाइंदे थे जिनको हराया था। देखिए, इन बातों की चर्चा जो चुनाव अभी जो लोकसभा का हुआ उस आंकड़े में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए कि हुआ तो एक जो है ऐसा जो है झूठा प्रचार और तंत्र करके एक जो है सुनामी लाया गया जिसमें कई घटनाक्रम हुआ है, लेकिन जब उन बातों से नहीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का प्रभाव और जो है एक यादव में ही परिवार में नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जो है एक सेकुलर लीडर के रूप में देश और बिहार में, और जो है गरीबों के जुबान, उसके अरमान, उसके सपना, और जो सोशल रिफॉर्म जो बिहार में हुआ जिसको आदरणीय कर्पूरी ठाकुर चला रहे थे, उसको अगर जो है कोई जुबान देकर के आगे बढ़ाया तो उस सपूत का नाम लालू प्रसाद यादव है, सेकुलर और जो है जो सोशल लाइन को। इसलिए लालू प्रसाद यादव जी की हैसियत जो है बहुत बड़ी है। घटनाक्रम में मैथमेटिक्स में एक परिस्थिति आई तो देश में चुनाव हुआ, उसमें हार और जीत हो सकती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जो बेस है बिहार में, उसका उनके देश के मुकाबले किसी का देश आज भी नहीं है। ये सही माफ कीजिएगा, समय समाप्त हो गया। आखिरी सवाल कि जिस बौद्धिकता के स्तर पर अपील की जा रही है वोटर से, क्या वाकई टेकर्स हैं बिहार में? नहीं, देखिए, बौद्धिकता के स्तर की तो बात बाद में करेंगे, समय नहीं है, लेकिन जो बात जयप्रकाश जी कह रहे हैं, मैं इनसे ही कहना चाहता हूं कि जिस सामाजिक क्रांति और रूपांतरण का श्रेय ये लालू यादव को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सुनामी उस सामाजिक रूपांतरण को ही साथ लेकर आई है। जो आपने अभी संकेत किया कि 4 यादव एमपी भाजपा के हैं और वो इनके बहुत करीबी नेता रामकृपाल यादव, वो जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल लास्ट मोमेंट में छोड़ के भाजपा में चले गए। तो अगर ये इसी पुरानी फॉर्मूलेबाजी के तहत चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे तो मुझे खेद है ये कहने में कि कुछ हुआ नहीं पाएगा। चीजें बहुत बदली हैं। अब जो स्थिति है वो ये कि मोदी सरकार के पास या मोदी जी की पार्टी के पास ये कहने को नहीं है कि हमें अवसर दीजिए। वो 1 साल केंद्र में शासन कर चुके, अच्छा या बुरा, वो परफॉर्मेंस लोगों के सामने होगा बिहार में वोट देते समय। आप ये कह रहे हैं कि चीजें बहुत बदल गई है पिछले 1 साल में? इस अर्थ में बदली है कि आप मोदी जी ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट टेस्टेड। अब मोदी जी ये नहीं कह सकते, अब उनकी पार्टी ये नहीं कह सकती कि साहब सारी गड़बड़ यूपीए की पॉलिसीज के कारण हो रही है, सारी गड़बड़ मनमोहन सिंह के कारण हो रही है। अब तो आप सरकार चला रहे हैं और बिना किसी दबाव के चला रहे हैं। जितने भी अब असेंबली इलेक्शंस होंगे वो भी आप सरकार चला रहे हैं। आप जैसी नहीं, देखिए, वो कहेंगे कि हमने 1 साल में कमाल कर दिया, विरोधी कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। जनता तय करेगी, और उस तय करने की प्रक्रिया में अगर ये जो हमारा जनता परिवार है, अगर ये इसी तरह की खामख्याली में घूमते रहे जैसा अभी सज्जन की बातों से लग रहा था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उमलेश जी, नीलाभ जी, आपका भी शुक्रिया। तो साफ तौर पर दोनों खास मेहमान जो फोन लाइन पर मौजूद थे, राजनीतिक मेहमान, उनका भी शुक्रिया। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो साफ तौर पर हम तो उम्मीद ये करते हैं कि जो वादे अभी किए गए हैं इस कार्यक्रम में कि जरूर इच्छा शक्ति वहां है, और सिर्फ कुछ न कुछ सिलवटें ऐसी हैं जिनको हटाना बाकी है, और साफ तौर पर जल्द ही ऐलान हो पाएगा कि एक साथ ये पूरा परिवार चुनाव लड़ेगा। हम उस ऐलान का इंतजार करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।